एक गांव में चिंटू और रघु नाम के दो भाई रहा करते थे। रघु बड़ा होने के कारण हमेशा चिंटू पर अपनी धौंस जमाता रहता था और हमेशा उससे लड़ाई करता रहता था। आज भी वो वैसा ही कर रहा था। रघु हाथों में डंडा लिए चिंटू को मार रहा होता है। तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है। क्यों अपने छोटे भाई को मारने पर तुला हुआ है? आखिर तेरी इससे क्या दुश्मनी है? क्यों जलता है तू इससे? माँ हट जाओ मेरे आगे से आप। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब देखो तब हमेशा मेरी चीजों पे कब्जा करता रहता है। ना रहेगा ये और ना मेरी चीजों पे कोई कब्जा करेगा। पहले मुझे बता तो सही इसने किया क्या है, उसके बाद तुझे जो करना होगा कर लेना। माँ ये जो चिंटू है ना, सड़क वाली जमीन है ना अपनी, उस पे प्लम्बर की दुकान खोलना चाहता है। मेरी नजर उस जमीन पे पहले से थी और अब आप ही बताओ कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा मुझे इस पे। बिल्कुल नहीं आना चाहिए गुस्सा तुझे। तू भला उस जमीन का करेगा क्या? तुझसे तो काम कोई होता नहीं है। बेचारे चिंटू के प्लम्बर के काम से जो पैसे आते हैं उसी से ही तो घर चलता है। अब तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं भी कोई काम नहीं कर पाऊंगी। वाह जी वाह, यही सुनना तो रह गया था माँ कि ये घर इसके प्लम्बर के काम से चलता है। मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं इसे अभी मार डालूं। कभी कभी लगता है मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं, बस ये आपका बेटा है। माँ आपने ये क्या किया? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि ये घर मेरे प्लम्बर के काम से चलता है। भैया को कितना बुरा लगा होगा। मैंने जो बोला सही बोला। मैं बचपन से ही तुम दोनों को लड़ते हुए देखती आ रही हूँ। अब मुझसे रघु का तुम्हारे प्रति नफरत नहीं देखी जाती। बात रही उसकी, अब वो भला जाएगा ही कहाँ? माँ आप हम दोनों भाइयों की चिंता मत करो। मुझे पता है भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही तो बचपन में मुझे स्कूल लेकर जाते थे। जब वो प्यार इतना करते हैं तो गुस्सा भी करेंगे ना। बेटा तू बहुत भोला है, इसीलिए सभी को अपनी तरह समझता है। लेकिन ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। पता नहीं कौन तेरे भाई के कान भरता है तेरे खिलाफ। माँ आप रघु भैया को गलत समझ रही हो। देखना टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। चिंटू अपने प्लम्बर के काम से ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, जिससे उसका घर आराम से चल जाता था, जिससे घर में उसकी कदर भी ज्यादा थी, जो चीज रघु को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रघु अपनी काकी शांति के पास जाता है। शांति ममता की अच्छी सहेली थी, लेकिन हमेशा रघु को उसके परिवार वालों के खिलाफ भड़काकर उसका घर तोड़ने में लगी रहती थी। रघु को अपनी तरफ आते देखकर वो खुश हो जाती है। क्या हुआ रघु बेटा, बड़े गुस्से में चले आ रहे हो? लगता है आज फिर अपने छोटे भाई से लड़कर आ रहे हो। हाँ काकी, मैं तो अपने प्लम्बर भाई से परेशान हो चुका हूँ। आज वो घर में 4 पैसे क्या लाने लग गया। माँ कहती है कि उसके प्लम्बर के काम से घर चलता है, वही घर का खर्चा उठा रहा है। बेटा मैं तो तुझे बहुत पहले से ही समझा रही हूँ कि तेरी माँ तेरे छोटे भाई को बहुत पसंद करती है और तुझे बिल्कुल बेकार समझती है। हाँ काकी आप सही कह रही हो। अब मुझे ये बात ना महसूस होने लगी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये घर छोड़ के चला जाता हूँ हमेशा के लिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। तेरा छोटा भाई यही तो चाहता है कि तू घर छोड़ के चला जा और वो सब कुछ अपने नाम कर ले। मैं तो बोलती हूँ तू अपने वकील से बात करके आ और सब अपने नाम करा ले और अपने छोटे भाई को घर से निकाल दे। तेरी माँ और कितने दिन ही जिएगी, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। शांति की बात रघु के दिल में बैठ जाती है और वह उसके साथ वकील के पास जाने को तैयार हो जाता है। तभी शांति की बेटी कुसुम वहां आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैंने माँ की और तुम्हारी सारी बात सुन ली है। माँ जी बोल रही हैं तो सही ही बोल रही होंगी। वो जैसा बोलती हैं कर लो, ताकि हमारी शादी में परेशानी ना आए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो वो क्या, कोई भी माँ अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देगी। तुम सही कह रही हो, मैं भी वैसा ही करूँगा जैसा काकी कहेंगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वकील साहब, मेरी माँ की वसीयत में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताइए। देखो, तुम्हारी माँ ने अपना सब कुछ तुम्हारे प्लम्बर भाई के नाम कर दिया, ताकि आगे उसे काम करने के लिए कोई परेशानी न हो। सुन लिया ना बेटा तूने, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था
तेरी माँ तेरे छोटे भाई को ज्यादा पसंद करती है। वकील साहब, आप सब इसके नाम कर दीजिए। मेरा ऐसा करना गलत होगा, लेकिन क्या करे, जब बात कमाई की आती है तो मैं तो अपने सगे बाप को बेच दूं। अगर आप मुझे कुछ देने के लिए तैयार हो तो मैं वसीयत बदल देता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हिस्सा आपको दे दूंगा। एक तरफ रघु शांति के बिछाए जाल में फंसता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ममता की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और कुछ दिनों में ही उसकी जान चली जाती है। चिंटू अपनी माँ के पास बैठा बहुत रो रहा होता है। तभी वकील वहाँ आता है। मुझे माफ करना, ऐसे समय पे आके मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल देता हूँ। ये वसीयत बताना मेरा फर्ज है। उन्होंने अपना सब कुछ अपने बड़े बेटे रघु के नाम कर दिया, क्योंकि तुम तो प्लम्बर हो, काम करके गुजारा कर लोगे, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारी माँ ने सब कुछ बड़े बेटे को दे दिया। चिंटू पर वकील की बातों का कोई असर नहीं होता है। वो दोबारा से अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रघु वहाँ आता है और दोनों मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके घर लौट के आते हैं। रघु चिंटू को घर के बाहर ही रोक देता है। तुम अंदर नहीं जा सकते, माँ ने सब कुछ मेरे नाम किया है। आज के बाद सब कुछ मेरा है, तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। निकल जाओ यहाँ से। भैया, आप ये क्या कह रहे हो? अगर मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? आपके सिवा मेरा है ही कौन? तुझे किसी की क्या जरूरत है? तू तो प्लम्बर का काम जानता है, कहीं भी काम करके गुजारा कर लेगा। जा निकल यहाँ से। रघु एक दिन घर लौटता है तो शांति और कुसुम को आपस में बात करते हुए सुन लेता है। माँ, आपके कहने पर मैंने रघु से शादी भी कर ली, ताकि उसे भरोसा हो जाए कि आप उसे जो भी बोलती हैं वही सच है। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद मैं उसका हमेशा हमेशा के लिए इलाज कर दूंगी। मैं कुछ समझी नहीं माँ, जो भी करना ध्यान से करना। अगर उसको पता चल गया कि सब कुछ वकील को पैसे देकर आपने मेरे नाम करवा दिया था और मैंने आपके नाम कर दिया, उसका भाई और माँ ठीक थे, तो वो पता नहीं क्या करेगा। तू किसी भी बात की चिंता मत कर, पता नहीं वो ये सच जानने के लिए जिंदा रहेगा भी या नहीं। दोनों की बातें सुनकर रघु की आंखें खुल जाती हैं और वो गुस्से में अंदर जाता है और कुसुम का गला पकड़ लेता है। तुम दोनों ने मिलके मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा भाई, मेरा घर, मेरी माँ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ तुम्हारे मूर्ख होने का फायदा उठाया है। जब तुम्हें अपने भाई और माँ पर भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सही बोला मेरी बेटी ने। वैसे भी हम तुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। अच्छा हुआ तुझे सब कुछ पता चल गया। अब तू हमारे किसी भी काम का नहीं है, निकल जा यहाँ से। शांति और कुसुम उसे उसके घर से ही धक्के मार कर निकाल देते हैं। रघु पछताते हुए आंसू लिए कई दिनों तक इधर उधर घूमता रहता है और कुछ दिनों बाद वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसका छोटा भाई प्लम्बर का काम करता था। चिंटू रघु को देखते ही भागकर उसके पास जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, भैया आप कैसे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उन लोगों की बातों में आ गया और मैंने अपने हाथों सब बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमारा सब कुछ अपने नाम कर लिया। कोई बात नहीं भैया, जाने दीजिए। कोई धोखे से हमारी दौलत हासिल कर सकता है, लेकिन हमारे गुणों को नहीं छीन सकता। मुझे दौलत जाने का दुख नहीं है, ना था ना है। मुझे मेरा भाई मिल गया और क्या चाहिए। चिंटू अपने भाई को अपने साथ लेकर चला जाता है और समय के साथ धीरे धीरे उसे भी प्लम्बर का काम सिखा देता है, जिसके बाद चिंटू के साथ साथ रघु भी प्लम्बर का काम करने लगता है और दोनों भाई खुशी खुशी एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। अंजू और मंजू दोनों सगी बहनें थी। बचपन से ही दोनों एक ही कमरे में रही, एक ही क्लास में पढ़ी, यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहती थी। बीतते समय के साथ अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। इसीलिए अंजू मंजू की माँ कमला दोनों की शादी के लिए रिश्ते की बात करने। पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां अंजू और मंजू अब शादी के लायक हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन दोनों के लिए अच्छे रिश्ते बता दो। कमला बहन, आजकल अच्छे लड़के
भला कहाँ मिलते हैं? अरे थोड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से कोई समझ आता है। तो तुम इसलिए सब्र रखो और जरा एक बात ये बताओ कि लड़के एक ही घर के चाहिए या फिर अलग अलग? मैंने सुना है कि दो बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना आगे जाकर दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग घर में ही लड़के देखें। ठीक है कमला जी, मैं आपकी दोनों बेटियों के लिए जल्द ही अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। इतना कहकर अब कमला वहाँ से चली जाती है और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। कमला के घर एक दिन पंडित जी आते हैं और कमला उनसे कहती है, अरे पंडित जी आइए, आज कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? लगता है कमला जी आप भूल गई हैं। कुछ दिनों पहले आप हमारे पास आई थी अपनी बेटियों की शादी की बात करने के लिए, और मैं उन्हीं के लिए रिश्ता बताने आया हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जल्दी बताओ, कौन है वो लड़के और उनका परिवार? पंडित कमला को सब बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला की दोनों बेटियाँ अंजू और मंजू आती है और कमला उन्हें देखकर कहती है, अरे अंजू मंजू, आ गई तुम दोनों? यहाँ आओ, देखो पंडित जी ने तुम्हारे लिए रिश्ते देखे हैं। आओ तुम दोनों भी देख लो जरा लड़कों को। देखने में तो बहुत अच्छे हैं, खानदान भी अच्छा है दोनों का। क्या कहा माँ? आप हमारी शादी करवा रही हैं और आपने रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए, हमें बताए बिना ही? अरे इसमें अब तुम दोनों से क्या पूछना, बेटी हो तुम दोनों मेरी। अब शादी के रिश्ते भी तो मैं ही देखूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में हो। हाँ माँ, आपने सही सोचा है। अगर मेरी और अंजू की शादी एक ही मंडप में होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा, खाने पीने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर समझेंगी। अब देखो अंजू बेटी, तुम्हारे पापा तो है नहीं जो वो तुम दोनों की शादी अलग अलग करवा देते। अब मैं अकेली कहाँ तक कर पाऊंगी ये सब, इसलिए सोचा एक ही मंडप में दोनों की शादी करवा दूं। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी कर ही लूंगी शादी, लेकिन लड़का मैं खुद पसंद करूंगी। तभी तो पंडित जी को बुलाया है बेटी। तुम अपनी पसंद से खुद देख लो जिस लड़के से तुम शादी करना चाहो। हाँ माँ, लाओ मुझे 2 फोटोज। कमला अपनी दोनों बेटियों को उन दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाती है और दोनों लड़कियां तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। अंजू को एक स्मार्ट लड़के से शादी करनी थी और मंजू एक नॉर्मल जीवन साथी चाहती थी। तभी पंडित जी अंजू और मंजू से कहते हैं, देखो बेटी अंजू मंजू, जिन लड़कों की तस्वीर तुम दोनों के हाथ में है वो दोनों ही एक अच्छे परिवार से हैं। ये दोनों लड़के तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ पंडित जी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं राजी हूँ माँ शादी के लिए। माँ, आपको जो लड़का मेरे लिए सही लगे आप मेरी शादी उससे करवा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात मानकर कमला पंडित से रिश्ता पक्का करने की बात कहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन लड़के वाले भी अंजू मंजू के घर शादी की बात पक्की करने आते हैं और दोनों को ही लड़के वाले पसंद कर लेते हैं। फिर शादी की डेट पक्की कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद से ही घर में शादी की तैयारियां शुरू होती है। दोनों बहनें अब शादी के कपड़े खरीदने अपने अपने होने वाले पतियों के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां मंजू का होने वाला पति राकेश उससे कहता है, मंजू देखो वो वाला जो लहंगा है कितना अच्छा है ना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही कहा आपने, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? अरे तो क्या हुआ, महंगा है तो। अरे हमारी शादी भी तो पहली बार हो रही है और मैं चाहता हूँ कि शादी में मेरी होने वाली बीवी सबसे सुंदर नजर आए। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं, मुझे तो अब शर्म आ रही है। सुनो कार्तिक, मैं भी ऐसा ही एक लहंगा लेना चाहती हूँ, लेकिन इससे भी महंगा। क्या कहा, इससे महंगा? अरे अंजू, ये लहंगा ही कितना महंगा है, इससे कम कीमत वाला कोई और देख लो। आखिर शादी में ही तो पहनना है और फिर रखे ही रहना है इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी शादी में मैं ज्यादा सुंदर लगूं? मेरे लिए तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। मैं तो बहुत सिंपल शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि वो एक ही मंडप में तुम दोनों की शादी करवाना चाहती है। इतना कहकर कार्तिक आगे चला जाता है और अंजू गुस्से में उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिसके बाद राकेश मंजू को बहुत महंगी महंगी चीजें दिलवाता है, लेकिन वहीं कार्तिक कंजूसी करता है और इस बात से अंजू को बहुत गुस्सा आता है। कुछ घंटे शॉपिंग करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाती है।
मंजू का सारा सामान देखकर अंजू उससे बहुत जलती है। अब धीरे धीरे शादी का दिन पास आ गया था और अब दोनों की हल्दी की रस्म थी। मंजू की ससुराल से उसका हल्दी का जोड़ा आता है, लेकिन अंजू की ससुराल से एक सिंपल पीला सूट आता है। तभी कमला की पड़ोसन विमला कहती है, अरे कमला बहन, ये सब क्या है? आज तुम्हारी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म है और देखो मंजू के ससुराल से कितना महंगा सूट और सामान आया है, लेकिन अंजू के ससुराल से तो बस एक सूट, वो भी सिंपल सा आया है। ये तो गलत बात है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है विमला बहन, ये तो मेरी बेटियों की किस्मत है। मंजू की किस्मत में अच्छा सूट था तो उसे वो मिल गया और अंजू की किस्मत में सिंपल। फिर भी कमला बहन, उन्हें जरा सा तो ये सोचना चाहिए ना कि दो बहनों की एक ही मंडप में शादी हो रही है। कम से कम दोनों को बराबर का सामान तो आना चाहिए। ये तो दोनों में भेदभाव होगा, कितना बुरा लगेगा उस बेचारी अंजू को। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी अंजू बहुत समझदार है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो आप और आपकी बेटी जाने, हमें क्या, हम तो शादी में आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी कहीं इस बात को दिल से न लगा ले। कमला की भड़काऊ बातें सुनकर अंजू को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। और ये सब देखकर मंजू को अच्छा नहीं लगता और मंजू अपना वो महंगा वाला हल्दी वाला सूट अपनी बहन अंजू को दे देती है और खुद वो सिंपल सूट पहन लेती है। धीरे धीरे अब शादी का वक्त भी पास आ गया था। आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन अंजू और मंजू दोनों बहनों की एक ही मंडप पर शादी थी। शादी वाले दिन दोनों ही एक कमरे में तैयार हो रही थी। जब लड़कियां उन दोनों को देख रही थी तो अंजू से ज्यादा मंजू की तारीफ कर रही थी। ये देखकर अंजू को बहुत जलन होती है। कुछ देर बाद बारात घर के बाहर आ जाती है और अंजू मंजू से कहती है, मंजू, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंजू, तू ये क्या कह रही है? ये कोई मजाक का समय नहीं है, बाहर हमारी बारात आई हुई है, तू ऐसे कैसे मना कर सकती है? मंजू, मैं राकेश से प्यार करती हूँ, लेकिन अब देर हो गई बताने में, पर अगर मैं शादी करूँगी तो उससे ही, वरना किसी से नहीं। इतना कहकर अब अंजू मरने का नाटक करती है। ये सब देखकर मंजू को मजबूरन अपनी बहन की शादी अपने होने वाले पति से और खुद उसके होने वाले पति से शादी करनी पड़ती है और एक ही मंडप में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो बहुत बवाल होता है, लेकिन अफसोस जिस लालच में अंजू ने राकेश से शादी की वो पूरा नहीं होता, क्योंकि जिस पैसे का राकेश दिखावा करता था वो सब झूठ था, बल्कि वो तो एक टूटे फूटे घर में रहने वाला था। शादी के लिए उसने लोन लिया था। वहीं मंजू की शादी जिस घर में होती है वो किसी महल से कम नहीं था। सरिता रसोई में खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये देखकर सरिता अपनी बहुओं, बड़ी बहू मधु और छोटी बहू कोमल और तीसरी बहू पाखी, चौथी बहू किंजल और पांचवी बहू आंचल को आवाज लगाकर वहाँ बुलाती है और सबसे कहती है, अभी तो दिन भी नहीं हुआ और रसोई में कुछ खाना ही नहीं है। तुम पांचों ने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था क्या? मेरे बेटे को ऐसे ही भूखा भेज दिया क्या ऑफिस? नहीं तो माँ जी, हम सबने खाना बनाया तो था। मैंने आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। कोमल दीदी, आपने ही तो रखे थे ना पराठे, कहाँ रखे हैं? माँ जी को दे दीजिए। मैंने रखे तो थे, लेकिन जब मैं नहा के आई थी तो एक भी पराठा नहीं था। मुझे खुद इतनी भूख लग रही है। तुम पांचों को ही पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अब एक दूसरे से पूछना बंद करो और जिसने पराठे खाए हैं खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे भी पता है हमारे घर में कौन भूखा बैठा रहता है। वो माँ जी, हमने खाए हैं। दीदी, एक दो नहीं, कम से कम 20 पराठे से ऊपर थे। वो सारे आप दोनों ने अकेले ही खा लिए। हाँ, वो कल रात में ज्यादा पेट नहीं भरा था ना और भूख भी लग रही थी, इसीलिए किंजल ने धनिया पुदीना की चटनी बना दी। एक एक करके हमने ही सारे पराठे खा लिए। अरे तुम तीनों की भूख कभी शांत होगी भी या नहीं? माँ जी, मैंने तो खाया भी नहीं है, आप मुझे क्यों सुना रही हो? जिसने खाया है आप उन्हें बोलो ना। हाँ, मुझे पता है तूने नहीं खाया, लेकिन इन दोनों से अगर कुछ बचता तो वो तेरे ही पेट में जाता ना। अरे कितनी बार समझाया है तुम तीनों को, सबके खाने के बाद ही खाया करो, क्योंकि तुम तीनों की भूख इतनी जल्दी तो शांत होती नहीं है। अब हम क्या खाएंगे बताओ? माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने सबके लिए बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दिया है। और हाँ, थोड़ा नहीं काफी मंगवाया है कि सबका पेट भर सके और सबकी भूख शांत हो सके। पाखी, आंचल,
तुम दोनों भी कुछ खा लिया करो, तुम दोनों के शरीर में कुछ लग जाएगा। इनकी तो भूख शांत होती नहीं, लेकिन तुम दोनों के शरीर में तो कुछ रहेगा ना। वो माँ जी, हमारा इतना खाना खाने का मन नहीं करता, तभी तो हम नहीं खाते हैं इतना। तुम दोनों खाती कहो, तुम दोनों को इन तीनों को खिलाना ही अच्छा लगता है ना। तुम दोनों सूखी इन भूखी का ही पेट भरती रह जाओगी, एक दिन तुम दोनों को ही खा लेंगी ये। सरिता अपनी पांचों बहुओं को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सरिता में तो जितनी हिम्मत होती है वो उतना ही कोशिश करती कि वो अपनी बहुओं को कुछ समझा सके, लेकिन उसकी बहुएं ऐसी ही रहती हैं। एक दिन पाखी और किंजल दोनों बाजार से सब्जी ले रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोस के शर्मा अंकल उन्हें बाजार में देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे सरिता भाभी की बहुओं, तुम दोनों यहाँ बाजार में सब्जियाँ लेने आई हो क्या? जी अंकल जी नमस्ते, आप भी यहाँ सब्जियाँ लेने ही आए हो? हाँ, वैसे पाखी बहू, तुम्हें सच में सब्जियाँ खाने की जरूरत है, और किंजर बहू तुम तो बिल्कुल मत खाया करो। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। अरे कैसे होते जा रही हो, थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो। अंकल जी, मोटी नहीं हूँ, बल्कि ये तो खाते पीते घर की निशानी होती है। फिर तो वो तुम्हारे घर की जो 2 बहुएं हैं ना, वो तुम्हारे घर की नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी सूखी है, मरियल टाइप की है। अरे उनको देख के तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पंखा भी चलाऊं ना तो कहीं उड़ ना जाए दोनों। अंकल जी सूखी नहीं है हम में भी बहुत जान है, बस इनकी तरह खा खा कर मोटी नहीं बनना। वो तो अंकल ने खुद ही बता दिया कि सूखी हो आप। ज्यादा मत बोलो, तुम मुझसे छोटी हो। आप तीनों तो इतनी भूखी हो कि ट्रक भरकर भी कुछ खाने को मिल जाए ना तो वो भी आप दोनों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे अरे, तुम दोनों अब झगड़ा क्यों करने लग गई? हम तीनों बाजार में ही हैं अभी, इस बात का ध्यान रखो। चलो मैं तुम दोनों को कुछ खिला देता हूँ, चलो चलते हैं। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पानी पूरी खाओगे? अरे नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, चलो दोनों खाने के लिए। अरे तुम्हारे अंकल जी खिला रहे हैं, चुपचाप खा लो। इतना बोलकर शर्मा जी दोनों को अपने साथ पानी पूरी खिलाने लेकर चले जाते हैं और वो तीनों पानी पूरी खाते हैं। लेकिन पाखी और किंजल दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जो कि वो उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दोनों आपस में बात करके वापस से सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और यूं ही कुछ दिन बाद सरिता अपनी पड़ोसन रेखा के घर लड्डू देने गई होती है और रेखा से बोलती है, अरे रेखा, जरा इन लड्डू को अपनी फ्रिज में संभाल कर रख लियो, शाम को मैं लेने आऊंगी। क्या हुआ सरिता, तेरी फ्रिज खराब हो गई है क्या? फ्रिज तो सही है, लेकिन मेरी बहुएं ही खराब निकल गई। अरे घर में 3-3 भूखी बहुएं बैठी हैं, उनकी नजर में ये लड्डू आ गए ना तब तो हो गया काम। ये बात तो तू सही बोल रही है, उनकी नजर में अगर लड्डू का डब्बा आ गया तो बस लड्डू का डब्बा ही बचेगा, क्योंकि लड्डू तो तेरी बहुओं के पेट में ही जाएंगे ना। हाँ, अब क्या ही करूँ मैं। 2 बहुएं हैं जिनके पीछे लगी रहती हूँ कि कुछ खा लिया करें, सूख के काटा हो रही हैं, और बाकी की 3 हैं कि कुछ खाने को छोड़ती ही नहीं है। तभी तो आस पड़ोस के घर में खाना छुपाना पड़ता है मुझे। चल ठीक है, मैं रख दूंगी लड्डू। सरिता रेखा के घर से चली जाती है। ऐसे ही भूखी और सूखी बहुओं से सरिता का घर चल रहा था। कुछ दिनों बाद सरिता का बेटा अंकित सरिता से बात करते हुए बोलता है, माँ आपको पता है मेरे ऑफिस वाले कॉमन रेस करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को काफी अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन इसमें ना 20 से 30 साल की लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। फिर तो हमारे घर की 5 बहुएं हिस्सा ले सकती हैं। नहीं माँ, हमारे घर से बस 2 ही बहुएं हिस्सा ले सकती हैं, क्योंकि इसमें ना वजन भी मायने रखता है, और उन दोनों को तो आपको पता है ना वो कितनी कमजोर है, सूखी हुई है, वो रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है? तो अब क्या होगा? ऐसे तो हमारे घर की एक भी बहू रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। माँ अब मैं क्या ही करूँ, पाखी और आंचल रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली है। मुझे तो नहीं लगता वो रेस में 4 कदम भी भाग पाएंगी। अरे आप दोनों ये कैसे बोल सकते हो कि आंचल और पाखी रेस में हिस्सा नहीं ले सकते? वो सूखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रेस नहीं लगा सकती। बहू तू क्या बकवास करे जा रही है? तू क्या अपनी देवरानी को जानती नहीं है? इतनी पतली है दोनों, कैसे रेस में हिस्सा लेंगी? कहीं बेहोश हो गई ना तो हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकित जी, आप इन दोनों का रेस में नाम लिखवाओ और देख लेना यही दोनों रेस भी जीतेंगी। आपको विश्वास भले ही ना हो, लेकिन मुझे मेरी सुखी देवरानी पर पूरा विश्वास है। मधु अपने पति को पाखी और आंचल का रेस में नाम लिखवाने को बोल देती है।
और ये सारी बातें बाकी की चारों बहुओं को भी बता देती है। उसके बाद मधु, कोमल और किंजल तीनों मिलकर पाखी और आंचल को रोज हेल्थी खाना खिलाने लगते हैं। रेस का दिन आ जाता है। उस दिन पाखी और आंचल दोनों सबके साथ रेस के लिए गई थी, लेकिन मधु, किंजल और कोमल घर में रहती है और उनके जीतने के लिए तीनों ने व्रत रखा था। शाम को दोनों बाकी सब के साथ घर आते हैं। दोनों के गलों में मेडल था और हाथ में मिठाई का डब्बा। सरिता बाकी तीनों को मिठाई खिलाने जा ही रही थी कि तभी किंजल सरिता को रोकते हुए कहती है, माँ जी हम तीनों ने व्रत रखा है। हाँ माँ जी, हमारा व्रत है। हमने इन दोनों के लिए व्रत रखा है कि ये दोनों रेस जीत जाए। दीदी आपका व्रत कामयाब रहा। आंचल रेस में फर्स्ट आई है और मैं सेकंड। बहुओं, तुम पांचों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था तभी ये सब हुआ। तुम तीनों भूखी बहुओं ने व्रत रखा और तुम दोनों सूखी बहुएं रेस जीत गई। सरिता और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि भूखी और सूखी पांचों बहुएं वो काम भी कर सकती हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस करती थी।